जो कविता है पतंग, आलोक धनवा जी के प्रमुख काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से लिया गया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति में हुए परिवर्तन एवं प्राकृतिक सौंदर्य तथा बालकों के प्रकृति द्वारा पतंग उड़ाए जाने का मनोरम वर्णन किया है। तो कविता है, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया। कवि आलोक धनवा जी वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो आसमान में काली काली घटाएं घिर जाती हैं और घटाओं से तेज वर्षा होती है। चारों तरफ पृथ्वी जलमग्न दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे यह वर्षा ऋतु समाप्त हो गया है और शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु का सवेरा हुआ है। शरद ऋतु के सवेरा होते ही या प्रातः काल होते ही बच्चों में उमंग उल्लास छा गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो बच्चों देखो, शरद ऋतु का सवेरा कैसा दिखाई देता है। जिस तरह से खरगोश की आंखें अंधकार में लाल लाल चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसी तरह शरद ऋतु जब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल का सूर्य जो है या आसमान जो है खरगोश के आंखों जैसा लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि आलोक धनवा जी यहाँ मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु वर्षा ऋतु रूपी पुल को पार करते हुए धीरे धीरे आ गया है। अर्थात कहने का आशा है कि अब वर्षा ऋतु पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। प्रकृति में चारों तरफ शरद ऋतु के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ भी मानवीकरण हो रहा है। तो कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि शरद ऋतु को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी नई एवं चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए पृथ्वी पर चारों ओर दिखाई दे रहा है और जैसे लगता है घंटी बजाती हुई जोर जोर से, और वह अपनी नई चमकीली साइकिल में लगी हुई घंटी को जोर जोर से बजा रहा है और बजाकर लोगों को संदेश देना चाहता है। जिस तरह से डाकिया अपनी नई चमकीली साइकिल से गांव में संदेश देने के लिए पहुंचता है तो वह जोर जोर से घंटी बजाता है। घंटी की आवाज को सुनकर जनता जो है डाकिये के संदेश को समझ जाते हैं। उसी तरह अब चारों तरफ प्रातः काल हो गया है। प्रातः काल का सूर्य जो है या शरद ऋतु का मौसम जो है सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोगों को यह संदेश देना चाह रहा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और लगता है वह अपने चमकीले नवीन इशारों से बच्चों को अपनी ओर पतंगबाजी करने के लिए बुला रहा है। कहने का आशय यह, शरद ऋतु के आगमन पर काली घटाएं खत्म हो गई हैं। अब वर्षा नहीं होगी। अब पतंगबाजी करने के लिए अच्छा वातावरण है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को जैसे लग रहा वह संदेश देना चाहता है कि बच्चों अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अब पतंगबाजी करने का मौसम आ गया है। आप आनंद उमंग पूर्वक आइए और पतंगबाजी कीजिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए अपने चमकीले नेत्रों के इशारों से जैसे अपनी ओर बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रण कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि के कहने का आशय है कि शरद ऋतु जो है में आकाश एकदम स्वच्छ एवं मुलायम होता है, जैसे लग रहा है कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु के आगमन पर वातावरण की घटाएं खत्म हो जाती हैं और मौसम साफ होता है। कीचड़ धुल जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होती है। अर्थात वह ऋतु जो है बच्चों के खेलने योग्य हो जाता है। तो कि पतंग ऊपर उठ सके, जैसे लग रहा है वह अपने इशारों से बच्चों को अपनी ओर पतंग खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों को इतनी नाजुक दुनिया। तो कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके, आकाश इतना स्वच्छ एवं मुलायम है, साफ है, वातावरण अच्छा है कि अब पतंगबाजी करने में कोई समस्या नहीं होगी। बच्चे अपने उमंग जोश के साथ पतंग को आसमान को तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ पतंग के विषय में विशेषता बताई गई है कि दुनिया की सबसे हल्की पतंग ऐसे हल्के एवं रंगीन कागज से बनाया जाता है जो अत्यंत कोमल एवं नाजुक होता है। दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, जिससे वह आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सके, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। और पतंग बनाने के लिए कभी कहते हैं बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की हल्की एक फज्जी बनाई जाती है जिसके सहारे से वह पतला कागज चिपका रहता है और उसी कमानी का सहारा लेकर वह आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ता है। उसी तरह यहाँ बच्चों के शरीर की विशेषता बताया गया कि बच्चे अत्यंत नाजुक एवं कोमल होते हैं, उनका मन स्वतंत्र होता है, उनका मन स्वच्छंद होता है, उनके मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष या छल कपट नहीं होता है। और वे जिस तरह से पतंगबाजी करते समय रंग बिरंगी पतंगे जो है स्वतंत्र रूप से आकाश को छूने के लिए ऊपर उड़ती हैं, उसी तरह उस पतंगबाजी करते समय बच्चों के मन में अनेक कल्पनाएं आती हैं। वो सोचते हैं किसी पतंग की तरह हम भी अपने लक्ष्य को एक न एक दिन प्राप्त करेंगे, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जैसे ही बच्चे शरद ऋतु के आगमन पर अपने समूह में पतंगबाजियां करते हैं तो एक दूसरे के पतंगों को काट कर बच्चे सीटियां और किलकारियां मारकर हंसते हैं और तालियां भी बजाते हैं। इस तरह से इतनी नाजुक दुनिया जो है स्वच्छंद एवं हल्का होता है। दुनिया जो है बहुत अच्छी है। इसी तरह बच्चों का मन भी नाजुक एवं कोमल होता है। बच्चे चंचल, स्वच्छ और हल्के मन वाले होते हैं। उनके स्वभाव में कोई भी बनावटीपन नहीं होता है। तो काव्य का सौंदर्य देखिए बच्चों। प्रस्तुत कविता में शरद में प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण का वर्णन किया गया है। भाषा सरल, प्रवाहमयी एवं सुंदरता से भरपूर खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार कहाँ है? शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो यहाँ मानवीकरण भी है, अलंकार भी है और रूपक अलंकार है, क्योंकि शरद आया भादो रूपी पुलों को पार करते हुए या वर्षा ऋतु पुलों को पार करते हुए। तो इसलिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। मानवीकरण चारों तरफ दिखाया गया है, प्रकृति के मानवीय रूप का वर्णन किया गया है और बिंब का प्रयोग किया गया है।